नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश कॉलेज में। इस समय हम लोग एलटीजीआईसी 2018 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन में 114 से आगे जितने भी प्रश्न हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स आप सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वर्क सोनेट है। तो ओzymandias ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओzymandias पीबी शैली के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है जिसको इन्होंने लिखा था 1817 में और इसको पब्लिश किया गया था 1818 में। ठीक है। ओzymandias एक बहुत ही पावरफुल किंग होता है और इसका बहुत ही दूर तक फैला हुआ एक माइटी एम्पायर भी होता है। लेकिन किस तरह से समय के सामने या नेचर के सामने ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसी थीम पर ये सोनेट लिखा गया है ओzymandias। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक 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 ये तो एलजी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के द्वारा लिखी गई है और ये एलजी इन्होंने कब लिखा था? 1834 में लिखा था। 1833 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड होते हैं आर्थर हेनरी हालम, इनकी डेथ हो जाती है। उसी के एक साल के बाद 1834 में इस एलजी को लिखा गया है। बहुत छोटी सी एलजी है ये और इसको लेकिन पब्लिश किया गया था 1842 में। कॉलोनाइजेशन ये जॉन डन की बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर ये पोएम है और इसको इन्होंने लिखा था 1633 में। और टिंटरनेबे ये तो आपको अच्छे से पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल बैलेड है और इसको लिखा गया था 1798 में। इसके बाद पूछा गया है ऐसी कौन सी सोनेट होती है जिसमें 3 क्वार्टेट्स 1 कपुलेट होते हैं और इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी और लास्ट में ई ई, तो ये कौन सी सोनेट हो जाती? ये हो जाती है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है। पेट्रॉर्कन सोनेट और इटालियन सोनेट ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, नेम अलग अलग है। और ये दोनों जो सोनेट हैं ऑक्टेव और सिस्टेट के मॉडल पर लिखी जाती हैं। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होते हैं, सिस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। इन दोनों के बीच में कॉमा लगा रहता है जिसको सेजुरा या फिर वोल्टा कहते हैं। ऑक्टेव में पोएट कोई प्रॉब्लम की बात करता है और सिस्टेट में उसका सलूशन देता है। पेट्रॉर्कन सोनेट की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है, पहले 8 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है ए बी पी ए और दूसरी जो 6 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो होती है सी डी ई या फिर सी डी सी और डी सी बी होती है। ठीक है। तो ये आपको राइमिंग स्कीम भी याद रखना है। मोस्टली आपको राइमिंग स्कीम मिलेगा ए बी बी ए सी डी ई। और मिल्टोनिक सोनेट क्या होता है? तो देखो मिल्टोनिक जो सोनेट होता है ना वो भी पेट्रॉर्कन मॉडल पे ही लिखा जाता है। सिर्फ मिल्टॉनिक सोनेट में राइमिंग स्कीम का अंतर होता है। मिल्टॉनिक सोनेट में ध्यान रखना शुरू की जो 8 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो सेम होती है, ए बी बी ए। सिर्फ लास्ट की 6 लाइन की राइमिंग स्कीम बदलती है, वो होती है सी डी सी और डी सी डी। कैसे याद करेंगे? तो देखो शुरू के 3 लाइन्स में सी बाहर है, डी बीच में है और बाद में जो 3 लाइन्स है उसमें डी बाहर है और सी बीच में है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीजें मैं आपको याद दिला दूं। इंग्लैंड में सबसे पहले सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 2 नाम आपको याद रखना है, व्याट और हेनरी हॉवर्ड। ठीक है, जिसको अर्ल ऑफ सरे भी कहते हैं। तो व्याट ने जो भी सोनेट लिखा था ध्यान रखना वो पेट्रॉर्कन मॉडल पर ही लिखा था और इवन इन्होंने बहुत सारे पेट्रार्क के जो सोनेट थे उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। लेकिन हेनरी हॉवर्ड ने क्या किया था, इन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था और वो जो स्ट्रक्चर है पता है क्या रखा था? यही रखा था, 3 क्वार्टर्स 1 कपुलेट। ठीक है। ये स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने यूज किया था? हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे ने किया था। लेकिन बाद में विलियम शेक्सपियर ने इस पैटर्न को पॉपुलराइज किया। इन्होंने 154 सोनेट लिखे। तो इसलिए जो है बाद में इस पैटर्न को, ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना गया। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। इसके बाद पूछा गया है ओटावा रायमा इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये किए थे टॉमस व्याट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड बैरन की एक वर्क होती है डॉन जुआन, ये ओटावा रायमा में लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखना इन्होंने ओटावा रायमा को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस नहीं किया था, लेकिन किसने किया था? टॉमस व्याट ने किया था। इसके अलावा पीबी शैली का द विच ऑफ एटलस, जॉन केट्स का द पॉट ऑफ बॉसिल, ये भी ओटावा रायमा में ही लिखे गए हैं।
और जियोफ्री चौसर को ध्यान रखना जाना जाता है, हीरोइक कपलेट को सबसे पहले इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, वो भी अपने किस वर्क में, द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन में। फिर पूछा गया पिंडारी ओट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें होता है स्ट्रोफे, एंटीस्ट्रोफे और इपोट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोफे में क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ सिंगर्स जिसको कोरस बोलते हैं, ये क्या करते हैं, स्टेज पर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। और एंटी स्ट्रोफे में क्या होता है, इनका मूवमेंट लेफ्ट टू राइट होता है। और इपोट में क्या होता है, ये सेंटर में खड़े होकर के कोई ना कोई मैसेज देते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पिंडारिक ओड को क्लासिकल ओड भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर पूछा गया है ब्लैंक वर्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्स में ध्यान रखना मीटर तो होता है लेकिन इसमें राइम नहीं होता है। ठीक है, और मीटर वो भी कौन सा होता है, एम्बिक पेंटामीटर होता है। यानी हर एक लाइन में कितने फिट होंगे, 5 फिट होंगे, और सिलेबल्स कितने होंगे, 10 सिलेबल्स होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ऐसी लाइन जिसमें ना तो मीटर हो ना तो राइम हो, तो फिर वो फ्री वर्स हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट कौन है, तो ये है रॉबर्ट ब्राउनिंग। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे हैं, जैसे कि माय लास्ट डचेस, पोर्फिरियास लवर, फ्लॉ लिप्पी, एंड्रिया डेल साटो। और माय लास्ट डचेस तो हम लोगों को पढ़ना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लाइटिटीज का मतलब बताइए, तो लाइटिटीज का मतलब होता है अपोजिट ऑफ हाइपरबली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हाइपरबली में क्या होता है, बात को एक्जेजरेट करके बोला जाएगा, और लाइटिटीज में क्या होगा, बात को अंडर एस्टिमेट करके बोला जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप ध्यान में रखना। पूछा भी गया है हाइपरबली का अपोजिट बताइए, तो लाइटिटीज भी कई बार ऑप्शन दिया है और कई बार अंडर एस्टिमेट भी दिया है, तो दोनों आप याद रखेंगे। लाइटिटीज को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्टेटमेंट है ही इज वाइज, तो लाइटिटीज में बोला जाएगा ही इज नॉट फूल। ठीक है, दो नेगेटिव वर्ड का यूज करके कोई पॉजिटिव बात जब बोली जाती है, तो वहां पे क्या होता है, लाइटिटीज होता है। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें कौन सा एलजी नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टिंटरनाबे। टिंटरनाबे ये एक लिरिकल बैलेड है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है 1798 में। ठीक है, और एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक एलजी है जो कॉमन पीपल के डेथ पर लिखी गई है, और इसको पब्लिश किया गया था, ध्यान रखना, 1751 में। एडोनिस, ये तो पीबी शैली जॉन कीट्स के डेथ पर लिखे हैं, और इसको लिखा गया था 1821 में। और इनफैक्ट ये एक पास्टोरल एलजी है। पास्टोरल एलजी में क्या होता है, पोएट अपने आप को सेफर्ड एज्यूम करता है, और जिसकी डेथ हुई रहती है उसको भी सेफर्ड एज्यूम करके, और पूरी जो सेटिंग होती है वो पास्टोरल होती है, यानी देहात की होती है। तो ये सारी क्राइटेरिया होती है पास्टोरल एलजी लिखने की। और रग्बी चैपल, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई एलजी है, और इसको लिखा गया था 1867 में। मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपनी फादर डॉक्टर टॉमस अर्नोल्ड की डेथ पर इस एलजी को लिखा था। और टॉमस अर्नोल्ड, ध्यान रखना, रग्बी स्कूल के हेडमास्टर थे, तो इसलिए उसका टाइटल भी इन्होंने रख दिया रग्बी चैपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रिफॉर्मेशन मूवमेंट किसके द्वारा लीड किया जाता है। रिफॉर्मेशन यानी ये धर्म में सुधार से रिलेटेड एक मूवमेंट होता है, और ये मूवमेंट लीड किया जाता है मार्टिन लूथर के द्वारा। ये बहुत बड़े स्कॉलर और थियोलॉजिस्ट होते हैं, और इन्होंने कुल 95 थेसिस तैयार करते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे, उसका इन्होंने विरोध किया था, और जिसके परिणाम स्वरूप रोमन कैथोलिज्म से ही टूटकर एक नया रिलीजन निकलता है, जो होता है प्रोटेस्टेंटिज्म। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो में मैंने क्रिश्चियन रिलीजन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। टॉलमी का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। टॉलमी ने जियोसेंट्रिक एक थियरी दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि अर्थ ए सेंटर में है पूरे ब्रह्मांड में, बाकी जितनी भी प्लैनेट्स हैं इसी के अराउंड मूव कर रहे हैं। और बाद में 16 सेंचुरी में कॉपरनिकस आते हैं, जिन्होंने बताया था नहीं, सन जो है सेंटर में है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं इसके अराउंड मूव कर रहे हैं, जिसको हम हेलोसेंट्रिक थियरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स नॉट ओनली इन हिज सटायर्स बट आल्सो इन हिज एमरस वर्सेस। ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ये बोला है जॉन ड्राइडन ने। तीन स्टेटमेंट आप याद रखिएगा।
एक तो हो गया जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, याद रख लीजिए ये किसने बोला है, जॉन राइटर ने बोला है। और डन को मेटाफिजिकल पोएट किसने बोला है, तो ये बोला है सैमुअल जॉनसन ने। और द मेटाफिजिकल पोएट्स टाइटल से ऐसे किसने लिखा है, तो वो लिखा है टीएस इलियट। तो ये तीनों अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ये तीनों फैक्ट्स आप याद रखेंगे। मैथ्यू और नॉट विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, ये क्रिटिक भी हैं और एसेइस्ट भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेन जॉनसन किस तरह की कॉमेडीज लिखते थे, तो ये लिखते थे क्लासिकल कॉमेडीज, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बेन जॉनसन, इसके पहले भी क्वेश्चंस आ चुका है कि ये फोर ह्यूमर्स का भी यूज करते थे, और ये जो ह्यूमर्स है वो ग्रीक लिटरेचर से लिया गया है। तो आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि बेन जॉनसन क्लासिकल कॉमेडीज लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जॉन बनियान का द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये है क्या, ये एल्गरी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एल्गरी क्या होता है, ये कोई स्टोरी पोयम या पिक्चर होगी जिसके डबल मीनिंग होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग होता है और दूसरा एक हिडन मीनिंग होता है। यहाँ पे भी ध्यान रखना क्रिश्चियन की जर्नी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक क्रिश्चियन अर्थली लाइफ से हेवन की तरफ यानी मुक्ति की तरफ जब जाता है, तो बीच में जो स्ट्रगल्स हैं वो इस पोएम में दिखाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर ये पोएम है और इसको लिखा गया है, ध्यान रखना, 1678 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइटून स्ट्रेची के द्वारा लिखा जाता है एमिनेंट विक्टोरियंस, ये है क्या, ये बायोग्राफी है। एमिनेंट विक्टोरियंस एक्चुअली 4 बायोग्राफिकल एसेस का कलेक्शन होता है और इसको लिखा जाता है 1918 में। ठीक है। मेमोयर का मतलब होता है संस्मरण। जब कोई पोएट या राइटर किसी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस या घटना के बारे में वर्णन करता है तो उसको मेमोयर कहते हैं। और ट्रैवलिंग से रिलेटेड जब कोई वर्क लिखा जाता है उसको हम ट्रैवलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं है। टीजी रॉसिटी, विलियम हॉलमैंड हंट और एवरेट मिलास, ये 3 फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना डायलन थॉमस, इनका कनेक्शन प्री रेफलाइट ब्रदरहुड से नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का मूवमेंट है विक्टोरियन एज में ये एक्टिव होता है और इसकी जो टाइम पीरियड है ध्यान रखना 1848 से लेकर 1860 के बीच में। 3 इसके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, डीजी रोसेटी, विलियम हॉलमैंड हंट और एवरेट मिलास। बाद में 4 लोग इससे और भी जुड़ जाते हैं, वो कौन कौन होते हैं, डब्ल्यू एम रोसेटी होते हैं, उसके बाद जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक स्टीफंस और थॉमस उलनर। ये कुल मिलाकर 7 लोगों का ये ग्रुप होता है और ये ग्रुप पेंटर्स, पोएट्स और क्रिटिक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एक्सप्रेशनिज्म, ये एक्चुअली एक आर्ट मूवमेंट होता है और इसकी शुरुआत होती है अर्ली 20th सेंचुरी में। कौन से कंट्री से स्टार्ट होती है, तो जर्मनी से स्टार्ट होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक्सप्रेशनिज्म से रिलेटेड एक और मूवमेंट आप याद रखेंगे, इम्प्रेशनिज्म। ठीक है। इम्प्रेशनिज्म ये भी आर्ट से रिलेटेड एक मूवमेंट होता है और इसकी शुरुआत होती है लेट 19th सेंचुरी में। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ध्यान रखना इसकी शुरुआत होती है फ्रांस से। तो दोनों मूवमेंट याद रखेंगे, एक्सप्रेशनिज्म ये जर्मनी से रिलेटेड है और इम्प्रेशनिज्म ये शुरुआत इसकी होती है फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूवमेंट पोएट इसमें से कौन है, तो ये है फिलिप लार्किन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मूवमेंट पोएट ध्यान रखना ये 1950s में काफी एक्टिव होते हैं और इनका जो मोटिव होता है ये ट्रेडिशनल पैटर्न और लैंग्वेज को फॉलो करने वाले पोएट्स होते हैं। कि 3 संख्या होती है, एक तो फिलिप लार्किन होते हैं और दूसरा टॉम गन होते हैं और तीसरा होते हैं किंग्सले एमएस। ठीक है, ये 3 लोगों का ग्रुप होता है और ये तीनों ही राइटर्स मॉडर्न और एवागार्ड स्टाइल से अपने आप को दूर रखते थे, ट्रेडिशनल पैटर्न और लैंग्वेज का यूज अपने पोएम्स में करते हैं। तो ध्यान रखना मूवमेंट पोएट यहाँ पे कौन होता है, फिलिप लार्किन होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी, ये स्टेटमेंट किसने बोला है, तो ये स्टेटमेंट बोला है टीएस एलियट ने, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें मैंने रिस्क लिया था, मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता था लेकिन मुझे जरूर पता था कि आई ए रिचर्ड्स और एफ आर लेविस ये स्टेटमेंट जॉन डन के लिए तो नहीं बोल सकते हैं।
डॉक्टर जॉनसन ने बेशक जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट बोला है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि टीएस इलियट ने एक ऐसे लिखा है द मेटाफिजिकल पोएट्स। उसमें उन्होंने जॉन डन को बहुत ज्यादा अप्रिसिएट किया है और उसमें इन्होंने डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी जैसे टर्म्स को भी क्वाइन किया है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने गेस किया था कि इसका आंसर टीएस इलियट होना चाहिए, और जो बाद में बिल्कुल सही भी हुआ। और इस लाइन में बोला गया है कि कोई भी विचार डन के लिए एक एक्सपीरियंस होता था, और ये चीज उनके सेंसिबिलिटी को मॉडिफाई करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉन्सीट, ये जो टर्म है किस पोएट्री में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो ये होता था मेटाफिजिकल पोएट्री में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोएट्री जो होती थी, इसमें पोएट अपनी इंटेलेक्चुअलिटी का बहुत ज्यादा शो ऑफ करते थे। मेटाफिजिकल पोएट्री में ध्यान रखना कॉन्सीट तो यूज होता था, साथ में मेटाफर और हाइपरबली जैसे फिगर ऑफ स्पीच का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। कॉन्सीट का मतलब होता है फार फेच्ड कॉम्पेरिजन, यानी किसी भौतिक चीज की तुलना पराभौतिक चीजों से की जाएगी। और मेटाफिजिकल पोएट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट होते हैं वो तो जॉन डन होते हैं। इसके अलावा अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रॉन्सा, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉकम और एंड्रयू मॉर्वेल, ये सारे भी मेटाफिजिकल पोएट्स के कैटेगरी में आते हैं। कॉफी हाउस कल्चर इंग्लैंड में कब बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्ली 18th सेंचुरी में। वैसे तो कॉफी हाउस कल्चर 17th सेंचुरी से ही स्टार्ट हो जाता है इंग्लैंड में, लेकिन ये फ्लरिस्ट कब होता है, अर्ली 18th सेंचुरी में। ठीक है। कॉफी हाउस में क्या होता था, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, मर्चेंट और पॉलिटिशियंस इकट्ठा होते थे और समाज के विभिन्न मुद्दों को डिस्कस किया करते थे। बहुत सारे राइटर्स जैसे जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टिल, जोनाथन स्विफ्ट और सैमुअल जॉनसन जैसे राइटर्स भी कॉफी हाउस जाया करते थे। तो ध्यान रखना, कॉफी हाउस कल्चर इंग्लैंड में फ्लरिस्ट कब करता है, अर्ली 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टैम्प्ड फिश जॉन डन के पोएम कॉलोनाइजेशन में यूज हुआ है, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब है अक्वायर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉलोनाइजेशन, ध्यान रखना, जॉन डन के द्वारा लिखी गई पोएम है। इसको लिखा जाता है 1633 में। और कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा, खास करके चर्च के द्वारा, जब किसी व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाती है तो उसको बोला जाता है कॉलोनाइजेशन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिजनेस लेटर को लिखते समय मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। डियर सर्स, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो इनफॉर्मल लेटर लिखते समय यूज होता है, और बिजनेस लेटर क्या है, ये एक फॉर्मल लेटर है। तो इसीलिए जो है डियर फ्रेंड्स भी नहीं होगा, और माय डियर सर, यहाँ डियर का भी यूज नहीं होगा। डियर का यूज मोस्टली इनफॉर्मल लेटर्स में होता है। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पैराडाइज लॉस्ट की जो ओपनिंग लाइंस है वो किसका गुड एग्जांपल है। तो ये है मिल्टोनिक इन्वर्जन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देना। ग्रामेटिकली जैसे शब्द होने चाहिए वैसे ना लिख करके उसके ऑर्डर को चेंज जब कर दिया जाता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। जॉन मिल्टन लिखते हैं डार्कनेस विजिबल, डार्कनेस विजिबल। वैसे हमें अच्छे से पता है ग्रामेटिकली विजिबल को हमें नाउन के पहले यानी डार्कनेस के पहले रखना चाहिए, लेकिन जॉन मिल्टन जानबूझ करके डार्कनेस को पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि डार्कनेस पर इनको ज्यादा एम्फेसाइज करना है। तो जिस शब्द को जॉन मिल्टन को ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है वो उसको पहले लिख देते हैं, और इसी को बोला जाता है मिल्टोनिक इन्वर्जन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट आपको अच्छे से पता है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में, कंप्लीट किया था 1665 में। पहली बार इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1667 में, और उस समय इसमें 10 बुक्स या 10 कैंटोस होते हैं। और लास्ट इसका पब्लिकेशन आता है 1674 में। तब इसमें कुल कितने बुक्स हो जाते हैं, 12 बुक्स हो जाते हैं। रिदम, ये जो टर्म है जीएम हॉपकिंस के द्वारा क्वाइन किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद पूछा गया है एज ऑफ पोप के समय में जो लीडिंग प्रिंसिपल्स थे वो आपको बताने हैं। एज ऑफ पोप यानी 18th सेंचुरी की बात हो रही है। तो इस समय गुड सेंस तो बिल्कुल था, लूज मोरल्स भी था। ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और रोमांटिक थॉट था या नहीं, इसको आप ऐसे समझिए, 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ का जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है, तब से रोमांटिक एज की बिगिनिंग हो जाती है। लेकिन ये क्या अचानक से होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसके पहले बहुत सारे प्री रोमांटिक पोएट्स होते हैं, जैसे विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न, काउपर जैसे राइटर्स होते हैं, जिन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत पहले से ही कर दिया था। तो यानी 18th सेंचुरी में ही रोमांटिसिज्म का बीज पड़ गया था, जो 1798 में बिल्कुल एक घोषणा कर दिया गया कि रोमांटिक एज की बिगिनिंग हो गई है। तो रोमांटिक थॉट भी था, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलेक्जेंडर पोप की एक वर्क होती है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें एक कैरेक्टर होती है बेलिंडा, उसका रियल नाम पूछा जा रहा है, तो उसका रियल नाम होता है इराबेला फर्मर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। रेप ऑफ द लॉक दो पार्ट में आती है, एक तो आती है 1712 में, इसमें कुल 2 कैंटोस या 2 बुक्स होती है, और दूसरा इसका एडिशन आती है 1714 में, तब इसमें कुल मिलाकर के 5 कैंटोस हो जाते हैं। ठीक है, और ये एक सटायरिकल वर्क है, खास करके एरिस्टोक्रेट फैमिली पर किया गया है। और इसके अलावा इसमें और भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एरियल भी होता है, बैरन भी होता है, क्लैरिसा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोएट्स आर द मिरर्स ऑफ जाइगेंटिक शैडो व्हिच फ्यूटिलिटी कास्ट अपॉन द प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो ये बोलने वाले हैं पीवी शैली। पीवी शैली की एक वर्क आती है इन अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, इन डिफेंस ऑफ पोएट्री, और ये कब आती है? ये आती है 1821 में, हालांकि ये पब्लिश होती है 1840 में। और इसी में ध्यान रखना, पोएट और पोएट्री को डिफेंड करते हुए पीवी शैली ने ये स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट दिया क्यों है? क्योंकि एक इन्हीं के राइवल होते हैं टॉमस लव पिकॉक, इनकी एक पोएट्री आती है फोर एजेस ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या किया था, टॉमस लव पिकॉक ने पोएट्री और पोएट के इंपॉर्टेंस को अंडरस्टिमेट किया था। उन्होंने बोला था कि पोएट्री का अभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। और पीबी शैली ने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में पोएट और पोएट्री दोनों की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से बताया है। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पीबी शैली ने इन डिफेंस ऑफ पोएट्री में बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, ग्रेसियन अर्न जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोएम होती है, इन चारों शब्दों में किसका यूज किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरियन। ये ग्रेसियन अर्न की तीसरी लाइन में यूज करते हैं, सिल्वन हिस्टोरियन। ठीक है, और ग्रेसियन अर्न ये कब लिखी जाती है? तो इसको लिखा गया था 1819 में, और सेम ईयर इसको पब्लिश भी कर दिया गया था। और एक शब्द मुझे यहाँ पे और ऐड करना है, आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट वो जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उनको आर्टिस्ट बोलते हैं। और इसी के आगे अगर आप ई लगा देंगे तो वो कलाकार हो जाएंगे, जो एंटरटेन करते हैं उनको हम आर्टिस्ट बोलते हैं। लास्ट में स्पेलिंग में ई भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, माय लास्ट टचेस, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें स्टोरी को कौन नरेट करता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ड्यूक, द ड्यूक ऑफ फेरारा। ठीक है, इनका नाम होता है। और ये ड्यूक ऑफ फेरारा ही होते हैं जो अपने वाइफ के प्रति जो इनकी फीलिंग्स और इमोशंस थे उसके बारे में बताते हैं। और इवन इनकी वाइफ का जो बिहेवियर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, उसके बारे में भी ये बताते हैं। तो ध्यान रखना, द ड्यूक ऑफ फेरारा ये वो कैरेक्टर होते हैं जो माई लास्ट टचेस को नरेट करते हैं। और माई लास्ट टचेस ये लिखी कब जाती है? तो ये लिखी जाती है 1842 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मैथ्यू और नॉट की एक पोएम होती है डोवर बीच, इसकी टोन आपको बतानी है। तो ये ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक टोन में लिखी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डोवर बीच लिखी कब जाती है? तो ये लिखी जाती है 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूलिसिस के लड़के का नाम बताइए। तो यूलिसिस के लड़के का नाम था टेलेमेकस। ठीक है, यूलिसिस जिस किंगडम में राज करता था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इथाका। और इसकी वाइफ का नाम क्या था? तो इसकी वाइफ का नाम था पेनेलोप है। और यूलिसिस ये पोयम लिखी कब जाती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 1833 में लिखी जाती है और 1842 में इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डब्ल्यू बीट्स की एक पोएम होती है द सेकंड कमिंग, उसकी पहली लाइन है, उसको पूरा करना है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। ये जो डैश है ना, ये वाइडनिंग के बाद होगा।
तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये लाइन से प्रश्न पूछा गया है सीधा सीधा। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग चायर, द फॉल्कन कैन नॉट हियर द फॉल्कनर। और डब्ल्यू बीट्स की जो पोएम होती है द सेकंड कमिंग, ये कब लिखी जाती है? ये लिखी जाती है 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डब्ल्यू बीट्स की पोएम होती है बाइजेंटियम, ये किसका सिंबल होता है? तो ये सिंबल होता है आर्टिस्टिक परफेक्शन का। बहुत ही सुंदर ये पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, और इसको लिखा गया है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चिनुआ अचेबे की एक नॉवेल होती है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसका टाइटल इन्होंने कहां से लिया है? तो ये लिया है सेकंड कमिंग से। डब्ल्यू बी ईट्स की ये पोएम होती है, और तीसरी लाइन में सेम वर्ड्स आता है थिंग्स फॉल अपार्ट, वहीं से सीधे सीधे चिनुआ अचेबे अपनी नॉवेल के लिए टाइटल लेते हैं। और थिंग्स फॉल अपार्ट ये कब लिखी जाती है? तो ये लिखा जाता है 1958 में, और इसमें कुल कितने चैप्टर्स होते हैं? 25 चैप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आई वुड लाइक हिम टू बी असिस्टेड, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, आई वुड लाइक यू टू असिस्ट हिम। देखो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया है मे बी असिस्टेड, और सी में दिया है शुड बी असिस्टेड, ये दोनों इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो दिस और दैट ये सब सुपरफ्लुअस यूज कर दिया है, तो यहाँ पे बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टीएस इलियट की पोएम होती है द वेस्टलैंड, जिसको 1922 में लिखा जाता है। इसका सेकंड सेक्शन होता है अ गेम ऑफ चेस। सेम टाइटल से किसी राइटर ने प्ले भी लिखा है, उस राइटर का नाम बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टॉमस मेडिल्टन। टॉमस मेडिल्टन, ध्यान रखना, अ गेम ऑफ चेस टाइटल से प्ले लिखा था, और वो भी लिखा था 1624 में। वेस्टलैंड में कुल 5 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है बरियल ऑफ डेथ है, और दूसरा गेम ऑफ चेस है, तीसरा जो है फायर सरमन, और चौथा डेथ बाय वाटर, और पांचवा व्हाट द थंडर सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टीएस एलियट द वेस्टलैंड में बहुत सारे एलूजन का यूज किया है, उसमें उन्होंने किसी उपनिषद को भी एलूड किया है, तो उस उपनिषद का नाम बताना है। उसका नाम है बृहदारण्यक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, टीएस इलियट किस भाषा के शब्द को यूज करके कंक्लूड करते हैं? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। और इन्होंने 3 संस्कृत के शब्द का यूज किया है। एक तो किया है दत्ता, दत्ता का मतलब टू गिव है, और दया धवम, दया धवम का मतलब होगा कंपैशनेट, दयालु होना। और तीसरा इन्होंने जो शब्द का यूज किया है वो किया है दम्यता, यानी कंट्रोल या रेस्ट्रेन। और फिर लास्ट में इन्होंने बोला है शांति शांति शांति। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इमेजिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। पूछा जा रहा है कि इन चारों राइटर्स में कौन ऐसे राइटर हैं जो इमेजिज्म से जुड़े हुए हैं? तो ये है टीईयू। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इस तरह से हम लोगों ने एलटीजीआईसी 2018 के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आपने बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी सीखे होंगे जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।